बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वबिका नस्तईन। आमीन। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वेलकम टू माय चैनल नूज़ एजुकेशनल विजन। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज का एग्जामिनेशन और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और एम्स क्या होते हैं उनके, और कैम्ब्रिज किस तरह से आपकी एक एक क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया फराहम करता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। कंटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन में आपको, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कि आपके पास दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सिलेबस रिलेटेड जो वीडियो है उसका आपको आप प्रीवियस को जाके देख सकते हैं। उसमें इसकी डिवीजन को डिस्कस किया गया है कि पेपर 1 में कौन सा कंटेंट आएगा और पेपर 2 में कौन सा आएगा। So let's begin with syllabus, aims and assessment objectives. कैम्ब्रिज के सिलेबस का एक बहुत क्लियर विजन और एम है। सबसे पहले तो ये कि कैंडिडेट्स आर सपोज्ड टू understand and acquire knowledge of the major sources of Islam, its main beliefs and its early history. आपको ये चीज़ें सारी की सारी खुद से पढ़कर और इन्हें अंडरस्टैंड करके फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने सीखना है। इसको तो नॉलेज कहेंगे ना। ये आपको पता है कि 3 डिविजन होती हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें हैं वो आपका फर्स्ट एम है। वो असेस होगा कि हाउ मच नॉलेज यू हैव। सेकेंड है डेवलप एंड इंक्वायरिंग अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इस्लाम। जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन आपको किसी भी तरह से अनथिंकेबल चीज नहीं देती है। आप सोचें कि रिलीजन है बस कॉपी पेस्टिंग है, जो पढ़ा उसी तरह कहना है, हमने इसके अंदर किसी तरह का कंसेंसस नहीं रखना है, किसी तरह का आपने इसको जो है वो ओपिनियन नहीं बनानी है। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। नो, दैट्स नॉट द अप्रिशिएटेड थॉट। यू हैव टू डेवलप योर ओन थिंकिंग ऑल्सो, कि कौन सी चीजें आपको कहाँ तक लेकर जा रही हैं, आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव अपनी उसमें से आपने क्या चीजें आपको सोसाइटी में उनके इस्तेमाल करने से जो टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है, जैसे रोजा है, फास्टिंग है, वो आपको पेशेंस सिखाती है। तो इसका पॉजिटिव है ना सोसाइटी पे। और अगर आप फास्टिंग के अंदर से पेशेंस को ही निकाल देते हैं तो नेगेटिव ही नेगेटिव रह जाता है पीछे। सो दैट इज द थिंकिंग एंड टीचिंग। थर्ड थिंग जो सिलेबस को एम दिया जाता है कि बच्चे को हम सिखा क्या रहे हैं, बच्चा पढ़ना क्या चाह रहा है, उसे क्या जनरेट होगा नॉलेज के तौर पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पे। तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लोर करना है रिलीजियस को, हिस्टोरिकल एंड मॉरल क्वेश्चंस को जो रेज होते हैं मटेरियल बेस्ड स्टडी। मीन्स कि आप जो भी मटेरियल पढ़ेंगे उसमें डेफिनेटली एक ओपिनियन जनरेट होनी चाहिए, और जनरेट करते हुए ओपिनियन आपकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। So that's the basic purpose of education. So just like that, कैम्ब्रिज भी हमें यही सोचने, समझने और सीखने का मौका देता है कि कोई भी सिलेबस आपने पढ़ना है तो उसका मेन एम ये है कि you have to learn the original information, then you have to start critically and positively and adaptability के साथ उसे सीखना और अप्लाई करना। चलें आगे बढ़ते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। जैसे कि आप समझते हैं कि असेसमेंट जो है, पहले आपने देखा सिलेबस के एम्स क्या हैं, अब आप देखते हैं कि असेसमेंट के भी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्यों आपको असेस किया जाएगा और किस तरह असेस किया जाएगा, कैसे आपका एग्जामिनर आपको देखेगा कि स्टूडेंट जो है उसके पास कितना नॉलेज है और कितना नहीं है। So candidates should be able to demonstrate that they have closely studied the topic set. अब क्लोजली कैसे स्टडी होता है? मिसाल के तौर पे हम एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, बैटल ऑफ बदर, ठीक है। मैं फर्दर भी उसी को एज एन एग्जांपल लेकर चलूंगी आपके साथ। आप देखिए बैटल ऑफ बदर है,
तो एग्जामिनर ये देखेगा कि इसको उसके इवेंट्स कितने मालूम हैं, उनके अंदर मेन पर्सनालिटीज का कितना नॉलेज है, इवेंट्स की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रही है, रीजनिंग रही है, उसके रिजल्ट्स रहे हैं, वो स्टूडेंट को अच्छे से पता है। सो दैट इज कॉल्ड दैट यू हैव थॉरली स्टडीड समथिंग और नॉट। सो असेसमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी AO1 आपका है कि रिकॉल करें, सिलेक्ट करें एंड प्रेजेंट करें रेलिवेंट फैक्ट्स को फ्रॉम द मेन एलिमेंट ऑफ द फेथ एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इट बेस्ड अपॉन द टॉपिक ऑल्सो। अगर आपने रिलेटेड बात डिस्कस नहीं की होगी तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का पार्ट ए जो होगा, हर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आएगा, ए और बी, तो उसका पार्ट ए जो होगा वो AO1 के ऑब्जेक्टिव के साथ बनाएगा, एक लिंक बनाता है कि आपको उसमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन बतानी होती है। सो AO2 demonstrate understanding of their significance in the teaching of Islam and in the lives of the Muslim. The following two grid have descriptions of the expected levels of response in the examination. So AO1 और AO2 हम इंशाल्लाह इसको फर्दर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, परेशान नहीं होइएगा। आपके पास जो क्वेश्चन हैं आपको टोटल अटेम्प्ट करने होंगे 50 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स का है, ये कंपलसरी है, इसमें चॉइस नहीं होती। इसके अलावा आपके पास 4 सवाल होंगे जिसमें से आपको 3 करने होंगे। सो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 3 which has 14 marks each with part A and B। 4 टोटल सवाल पेपर में करने हैं, और वो चारों सवालात जो हैं आपके, उनके 2 पार्ट्स होंगे, A और B। So question number 1 has 8 marks, question number 2 to 5, 2, 3, 4, 5, these 4 questions have 14 marks and you will have a choice for 1 question कि आपको कौन सा क्वेश्चन उसमें से आप करना चाहेंगे और कौन सा क्वेश्चन आप स्किप करना चाहेंगे, ऑप्शंस में छोड़ना चाहेंगे। और अगेन रिपीट कर दूं कि हर क्वेश्चन के होंगे पार्ट ए और पार्ट बी, यानी ए जो है दैट विल बी लॉन्ग क्वेश्चन based on understanding and information and knowledge, and B part of the question will be based on understanding, application, opinion and आपकी जो भी उसके बारे में politically, religiously, socially जो भी उसका impact generate होता है उस पर बेस करता है। जी स्टूडेंट्स, फर्दर वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्स, यानी AO1 आपका पार्ट ए क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पीछे कहा। क्वेश्चन नंबर 1 A हैज़ अ मैक्सिमम मार्क ऑफ 4, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, और क्वेश्चंस 2 to 5 मैक्सिमम मार्क ऑफ 10। सो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 की बात हो रही है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 जो है वो हम ए को डिस्कस करने के बाद बी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 to 5, all questions part A is going to be based on knowledge. I repeat, every part A of question number 1, 2, 3, 4, 5, either for 4 marks or for 10 marks, is going to be based on knowledge, factual knowledge। आपने जो भी सीखा है सिलेबस में से, आपको किसी भी टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो भी बेस करती हो, उसके बारे में आपका जो भी नॉलेज है वो पार्ट ए में होगा। आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट आपको शो हो रहा होगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एक्चुअली ओ लेवल्स को सीरियसली उसमें कुछ मार्क्स लेने का इरादा है और आप चाहते हैं कि उसकी आपकी अच्छी ग्रूमिंग हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि मेरे नंबर जो हैं वो कैसे आएंगे, मैं किसी भी क्वेश्चन के मार्क्स किस तरह से अपने बेहतर कर सकता। आमतौर पे एक बड़ा फनी सा जोक मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, कि होता है ना, बचपन से हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर यूज्ड टू कम होम एंड दे
बेटा पेपर कैसा हुआ? मामा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। कितने नंबर आ जाएंगे भाई? मेरे तो 100% नंबर आएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जब मार्क्स नहीं आते ना, तो स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने तो पेपर ठीक किया था, समझ नहीं आती एग्जामिनर को, मुझे नंबर दिए नहीं है, फलां को दे दिए या उसको दे दिए या उसको दे दिए। सो भाई बात ये है कि आपके नंबर जो हैं वो शिरीनी की तरह दूसरों को क्यों बांटे जा रहे हैं। इस चार्ट में हम ये देखेंगे किस बेस पर नंबर आता है आपका। आपने सफ़े काले कर दिए, आपको लग रहा है कि मैं तो भाई लिख लिख के सफ़े काले करके आ गया या आ गई हूँ, और फिर आपको जब नंबर आते हैं तो आप कहते हैं मेरा सी कैसे आ गया, ई कैसे आ गया, डी कैसे आ गया, मैं तो ए स्टार एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी। तो इस ग्राउंड के साथ आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि ये चार्ट अंडरस्टैंड करना आपकी इस पूरी वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आपका फर्स्ट रॉ जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। इसमें आप देखें कि लेवल आपका 4, लेवल मतलब हाईएस्ट, मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के 4 हैं, और उसमें से आपके क्वेश्चन नंबर 2 to 5, ये आप ग्रेड को पहले आप इसके कॉलम्स को रीड करें मेरे साथ कि लेवल आपका 1 2 3 4, 0 to 4, यानी कि दीज आर द ग्रेडिंग लेवल। क्वेश्चन नंबर 1 की जो मार्किंग है वो हाईएस्ट मार्किंग 4 है उसकी, और क्वेश्चन नंबर 2 to 5 की हाईएस्ट मार्किंग जो है वो 10 होती है। सो लेट्स डिस्कस कि अगर मुझे 4 out of 4 नंबर लेने हैं और 8 to 10 लेने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी 8 to 10 आपको इंकरेज करने के लिए कि 100% नंबर भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपका एक वेल स्ट्रक्चर्ड, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। 10 नंबर के लिए आपको सवाल किया गया है, तो यू आर सपोज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने बहुत अच्छा, क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत अच्छी तफसील के साथ जवाब दिया है, उसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, और उसमें कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी आपने डेवलप नहीं की है कि पहली बात बाद में कर दी, बात की पहले कर दी, मिक्सअप कर दिया, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। फिर सेकंड पॉइंट आपका क्या होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट नॉलेज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। ये है वो क्राइटेरिया जो आपको कैम्ब्रिज ने दिया है। तो आपने ऐसी चीज या ऐसी इंफॉर्मेशन आपने वहां लिखी है जो बिल्कुल क्वेश्चन के रेलिवेंट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बैटल ऑफ बदर के ग्राउंड्स पर डिस्कस करना चाहूंगी, तो बैटल ऑफ बदर के ग्राउंड्स पर डिस्कस करते हुए आप ये देखिए कि आपने ओहद से या बैटल ऑफ ट्रेंच से किसी और के फैक्ट्स को उसमें मिक्सअप नहीं करना, या आपने कोई अहम बात जैसे मिरेकल आए हैं इसके अंदर, सूरह अनफाल है आपकी पूरी की पूरी बेस्ड ऑन बैटल ऑफ बदर, तो उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की बजाय आपने किसी और तरह की इंफॉर्मेशन को मिक्सअप नहीं कर दिया उसके अंदर। सो परफेक्ट, इंफॉर्मेटिव, करेक्ट रेफरेंस, इसके साथ आपने अपना आंसर दिया है। पॉइंट्स आर डिटेल्ड, वेल डेवलप्ड एंड रेलिवेंट, likely to quote Quran verses and Hadith to support points made or other relevant quotations. So that's the scenario. आपकी इंफॉर्मेशन, कोई आपका एक 10 मार्क्स क्वेश्चन पढ़े और वो ये समझ जाए कि बैटल ऑफ बदर A to Z, यानी उसकी बैकग्राउंड, उसके मेन इवेंट्स, उसके मेन फैक्ट्स, डेट्स, डेज, उसके अंदर मौजूद वाकयात तरतीब के साथ, फिर दुरुस्त इंतखाब उसका जो है वो पैराग्राफिंग का भी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आपने प्रॉपर बताया, कंक्लूसिव उसको अच्छे से आपने किया है। सो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो कि आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी देखोगे, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन में आपको ये अच्छे से सिखाया जाता है कि हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट नरेटिव एसे। इट्स अ स्टोरी टेलिंग नरेटिव। सो इसकी बिगिनिंग, ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट्स, इसकी कंटिन्यूटी, फिर इसकी एंडिंग, फिर इसके अंदर इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, हर चीज का एक, मैं कहती हूँ कि बेस्ट प्रेजेंटेशन अगर आपने कर लिया है तो इट मीन्स कि आपने अचीव कर लिया है।
नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, कि फिर आपको 8 to 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यही इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ कि वेल स्ट्रक्चर एंड क्लियर रिस्पॉन्स तो था, मगर बस ठीक था। डेमोन्स्ट्रेट साउंड एक्यूरेट नॉलेज विच इज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। आपने रेलिवेंट टू द क्वेश्चन तो बात की है, मगर आपने बहुत ज़्यादा उसको कह लेंगे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया होगा। थर्ड थिंग इज दैट कि आपने पॉइंट्स आर एलेबोरेटेड अपॉन एंड जनरली एक्यूरेट। May quote Quran verses and Hadith to support points made or other relevant quotations। यानी कि may भी श्योरली आपने वो कोट नहीं किया। फिर ये इसके 5 से 7 नंबर आ जाते हैं, जिसको आप कह लेंगे थोड़ा सा वीक कंटेंट हो ना वो। एंड स्पेशली स्टूडेंट एक मसला क्रिएट कर देते हैं, एक बात को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा ड्रैग कर देते हैं। जैसे मैं अभी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन है कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो टू द पॉइंट रहते हुए, to be very accurate about information and comprehensive also। इसके 5 से 7 नंबर आ जाते हैं। 3 to 4 के अंदर आपके पास आ जाता है an attempt to present a structured response to the question, response lacks cohesion or is undeveloped। मीन्स शुरू तो ठीक था, दरमियान में बस बातें शातें कर ली। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट की आदत होती है ना कि हम ही ड्रैग करते रहते हैं, पैसेज पे पैसेज बना रहे हैं और एक ही बात को रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं। और इतने कुछ इवेंट्स हुए बैटल ऑफ बदर में कि मैं कहती हूँ कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका इम्पॉसिबल है उन्हें कंप्लीट कर पाना। आपके पास 10 मार्क्स के लिए आपके पास कम से कम 50 से ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, मगर आप उसमें से 5 भी ना लिखें तो फिर कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसी तरह आ जाते हैं पॉइंट 1 to 2 के लिए नंबर्स आपके कैसे होते हैं। लाइक डेमोन्स्ट्रेट्स आपने सम नॉलेज को तो कर दिया, लेकिन मेन पॉइंट्स को विदाउट डिटेल छोड़ दिया है आपने। पॉइंट्स मेड आर सम रेलिवेंट एंड एक्यूरेट बट लिमिटेड, तो 3 से 4 नंबर उसके आपके आएंगे। फिर 1 to 2 मार्क्स के लिए सम अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन, कुछ कोशिश की है। 9-10 लाइनें हैं, 5-6 लाइनें हैं, 4-5 लाइनें हैं। लैक्स कोहेजन एंड स्ट्रक्चर है। Demonstrate limited knowledge of the subject and responses made are limited with the connection to the question। यानी आपको सवाल गंदम और जवाब चना आप दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए नो क्रेडिटेबल कंटेंट आपको 0 देगा। तो 0 की तो अंडरस्टैंडिंग सबको होती है कि 0 क्यों आता है। So that is a complete explanation of this chart। I hope it is helpful for you। तो मेरी एंड में नसीहत ये है स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ हर टॉपिक को इस तरह पढ़िएगा कि मैंने 10 मार्क्स लेने हैं, और हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मार्किंग की को साथ साथ सेव करते चली जाइएगा। तो कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताती हूँ AO2 यानी अंडरस्टैंडिंग पार्ट बी क्वेश्चन। पार्ट बी क्वेश्चंस में आप देख लें कि सारे ही पार्ट बी एक्चुअली हाईएस्ट मार्क्स उसके 4 ही हैं, तो यहाँ पे अलग टेबल या कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। 1 to 2 मार्क्स के लिए और 3 to 4 के लिए और 0 के लिए। 0 के लिए तो खैर आपको बिल्कुल मेहनत करनी है, आपको एक्चुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ब्लैंक छोड़कर आ जाएंगे, आप कुछ भी फजूल लिख कर आ जाएं तो 0 आ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। बट रिस्पॉन्सेज आपके बड़े क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन रखते हैं। जैसे पार्ट बी क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करते होंगे। एक स्टूडेंट ने उससे क्या सीखा और उसके क्या फायदे हैं, और उस टीचिंग को अडॉप्ट ना करने के क्या नुकसान हैं। तो ये आपके पास एक बेसिक पॉइंट है। नंबर 1 कि आपने क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपने सिलेबस को पढ़ते वक्त थ्रू आउट योर टाइम, कि आपको हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई इसमें से लेसन क्या मिल रहा है, इसके अंदर से मैंने सीखा क्या है, और उसके ऊपर अमल करने का मुझे फ़ायदा क्या है, और अमल ना करने के नुकसान क्या है। तो ये हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बैटल ऑफ बदर में हम देखें कि ना आपके पास असबाब हैं, ना आपके पास
कोई वर्ल्डली ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्या वो जंग जीत पाते? बट मेरिकल हैपन। और मजहब हमें यही सिखाता है कि हम एथीस्ट तो है नहीं, वी हैव अ फेथ इन अल्लाह। सो वंस यू हैव फेथ, then it means miracles could be happened even now। एंजल उतरे ना उतरे, लेकिन हेल्प आ जाती है। तो ये तो मेरा बिलीव है वैसे भी। और जिंदगी में मैंने अल्लाह ताला पे एतबार करने का, तवक्कल करने का, अल्लाह पाक पे भरोसा करने का मैंने क्या फायदा पाया? तो ये मुझे मिल जाता है मैं सीरीज में से, बैटल ऑफ बदर में से। सेकंड, दुआ करने का फायदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैटल ऑफ बदर से पहले बहुत दुआ कर रहे थे। थर्ड, आपके पास आ जाता है कि हक की बात जो हो, भले आप कम हैं, आपका वॉइस कम है, भले आपकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन हक की बात के लिए आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन। थर्ड थिंग इज दैट कि इफ आई वुड बैक ऑफ देन आई वुड बी मैनेज्ड। अगर बैटल ऑफ बदर नहीं होती तो इस्लाम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता शायद। उसकी एक ग्राउंड बनने के लिए उसे यौमुल फुरकान कुरान ने कहा है कि ये वो दिन है जिसने हक और बातिल को अलग कर दिया। तो मैंने ये सीखा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दैट वाज एक्चुअली अ डे ऑफ डिसीजन, जिसने एक प्रॉपर मार्क किया है आने वाले वक्त के फर्क को। जितनी भी डिस्कशन अभी मैंने आपसे की, ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है कि पार्ट बी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो फैक्ट बेस्ड नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड किस तरह से बनाई जाती है। तो आगे बढ़ते हुए इसमें आप ये देखेंगे कि मुझे 3 to 4 मार्क्स देने हैं, वो तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी रीजनिंग वहां होनी चाहिए, ठीक है। एंड यू हैव टू पुट वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, टीचिंग यू लर्न फ्रॉम इट, एंड कॉन्सेप्ट्स which are helpful, positive, negative। So ये हर टॉपिक की इंडिविजुअल एक कहने के मार्किंग की निकल आएगी। आगे बढ़ते हैं। आपके पास 1 या 2 मार्क्स के लिए आपने बस इसको कैजुअल से लिख दिया है। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये करते हैं कि हमें चाहिए कि हम ऐसे करें, ऐसे करें, ये चीज़ें करें। तो एनी स्टेटमेंट्स विच आर शुड बेस्ड, वी शुड do this, we should do that, I learn from it this and that। और ऐसी कैजुअल सी 4 लाइनें आप लिख देते हैं कि we should do this, this। जबकि 4 मार्क्स क्वेश्चन इज अ प्रॉपर आंसर रिक्वायर्ड क्वेश्चन, लेकिन आप उसको बहुत लाइटली लेकर अगर आप अनरीजनेबल रिस्पॉन्स दे देते हैं, वीक रिस्पॉन्स देते हैं, डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल रेफरेंसेस के बगैर दे देते हैं, और लिमिटेड डिस्कशन करते हैं आप मटेरियल की, तो फिर आपको 1 से 2 नंबर मिलते हैं। और नॉट क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन के लिए तो अंडरस्टूड सी बात है कि फिर वो बिल्कुल ही उसमें से आप मतलब ऐसा मीनिंग निकाल के आप सामने रखें कि बंदा परेशान ही हो जाए, ये कब सिखाया। सो अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड इज नॉन क्रेडिटेबल कंटेंट विच कॉज यू 0 in your mark। So here we have the concept of waiting for assessment objectives। What is waiting? पेपर वेटिंग क्या होती है? पेपर वेटिंग होती है कि आपका पेपर 100% मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स देगा। आपको 50% मार्क्स किस क्वेश्चन के मिल रहे हैं और बाकी के किस क्वेश्चन के मिल रहे हैं। आपके पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 रिकॉल सिलेक्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि कोई क्वेश्चन नंबर 1 जितने आपके पास हैं, आपके 68% पेपर वेट उसके ऊपर है। और अगर आप ये कहें कि भाई अंडरस्टैंडिंग की बजाय मैं रट्टा लगा लूं और बस जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो याद कर लूं, तो इट मीन्स कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन इन चीज़ों की, तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसे नहीं हो सकता। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 32% ऑफ आपका पेपर का जो है ना वेटेज है। सो यू हैव टू बी एबल to pass the examination and get good marks. You have to prepare for both part A and B। Least and most final information which has to be discussed
is grading and reporting. How Cambridge grade your paper? How many grades we can have? So highest grade is A star, A, B, C, D, and E. So indicating the standard achieved, आपने जो भी standard achieve किया होता है वो A star, A, B, C और D के साथ ग्रेड किया जाता है, E के साथ भी also. लेकिन एक और आपके पास एक ऐसा ग्रेड है जो कि अंडर ग्रेड है, यानी कि अनग्रेडेड है. आपका पेपर यू में आ जाता है, यू की कैटेगरी में आ जाता है, मीन्स कि वो ग्रेड ही नहीं हो सकता है, इस पूरी तरह से फेल हो गया आप. तो कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो ई से भी ज्यादा नीचे है. ई ऑलरेडी बहुत कम होता है. तो इसलिए जब आपका ये इतना ज्यादा पुअर रिजल्ट आता है तो वो उसको शो ही नहीं करते हैं. आमतौर पे आपको स्टेटमेंट में मिल जाता है कि दैट यू आर इन यू कैटेगरी, सो विच मीन्स यू कैन अटेम्प्ट द पेपर अगेन. आप जितनी दफा चाहो पेपर दे सकते हो. कैम्ब्रिज की ऐसी कोई शर्त नहीं है, कोई डिमांड नहीं है दैट यू कैन नॉट री अटेम्प्ट द पेपर. But in your certificate the result will not be shown and statement पे वो X या Q की शक्ल में appear हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि you did not pass the examination. So guys, this was a complete, comprehensive, detailed information about how assessment is going to be there in your examination and how you are supposed to prepare each and every question of your examination. And also आपको थ्रू आउट अपना सिलेबस स्टडी करते हुए हर टॉपिक के लिए इंडिविजुअल भी इंशाल्लाह मैं अगर आगे वीडियोस बनती हैं तो आपकी सब वीडियोस में हर टॉपिक का अलग क्वेश्चन ए भी हर बार डिस्कस किया जाएगा और मार्किंग की मिलेगी. सो थैंक यू सो मच. अभी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाना होगा कि जिसमें हमने एक मॉडल पेपर को डिस्कस करना है और आपको मॉडल पेपर की डिस्कशन के साथ एक्सप्लेन किया जाता है पास्ट पेपर जो है वो किस तरह का पेपर होगा और उस पेपर में आपको एक उसको देख कर भी आइडिया हो जाएगा. थैंक यू सो मच.